हेलो बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक जो पार्ट है उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर अपने टॉपिक को क्या किया था, ख़त्म किया था। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। उत्प्रेरक में से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, लेकिन खुद क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरकों की क्रिया, अवस्था आदि के आधार पर इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है। तो अलग अलग तरह के उत्प्रेरक हैं, उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल के साथ में हम इनको समझेंगे। पहला है आपके अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? अवस्था। आपको पता है किसी भी पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो अवस्थाओं के आधार पर हम उत्प्रेरकों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला है सममांगी उत्प्रेरक। सममांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये आपको पढ़ा दिया है। जिसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो क्या होते हैं, अभिकारक। अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है। और जो उत्प्रेरक होते हैं उनको एरो के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, गैस ने किससे क्रिया करी, ऑक्सीजन से। NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का। ये भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और कौन सी गैस बन गई, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। O2 है तो डाइऑक्साइड, O3 हो गया तो ट्राईऑक्साइड। और ये भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ आपने देखा अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट है विषममांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो उत्प्रेरक विषममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अभिकारक और जो उत्प्रेरक उसमें कार्य कर रहा है दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषममांगी। जैसे नाइट्रोजन गैस में है, उसने हाइड्रोजन से क्रिया करी, ये भी क्या गैस है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है फेरस, Fe। ये कौन सी अवस्था में, S, सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में। और क्या बन गई, 2NH3। 2NH3 कौन क्या है, गैसीय अवस्था है। अमोनिया क्या होती है, गैस। तो यहाँ पर अभिकारक गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषममांगी। इसी तरह से वनस्पति तेल को जब घी में परिवर्तित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल की जब हाइड्रोजन से क्रिया की, वनस्पति तेल कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में। हाइड्रोजन कौन सी है, गैस अवस्था में। इसमें उत्प्रेरक का कार्य क्या कर रहा है, निकेल, जो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। और वनस्पति घी बन गया जो भी कौन सी अवस्था है, सॉलिड अवस्था। तो ये लिक्विड, गैस और सॉलिड सभी कौन सी अवस्थाएं आ गई, इसमें तीनों ही अवस्थाएं आ गई अलग अलग। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, कि क्रिया किस तरह से करते हैं उसके आधार पर उत्प्रेरकों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, बढ़ा दें, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। वही एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया करी तो NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका कार्य कर रहा है, इसके वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो गई है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। तो इसमें धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, NO, जिसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो घटा दें वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2
में ग्लिसरॉल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और बन रहा है जल और ऑक्सीजन। तो इसमें ग्लिसरॉल जो है वो इसकी अभिक्रिया की जो वेग है उसको क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो ये कौन सा उत्प्रेरक कहला रहा है, ऋणात्मक। इस तरह से क्लोरोफॉर्म HCCl3 की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है एथेनॉल C2H5OH और क्या बन रहा है COCl2 फॉस्जिन गैस। कौन सी गैस है ये, फॉस्जिन गैस। और क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो फॉस्जिन गैस है वो एक विषैली गैस है। तो क्लोरोफॉर्म में जब इसको तो C2H5 जो इसकी अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, घटा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल या एथिल अल्कोहल मिलाकर के क्यों रखा जाता है कुछ मात्रा। क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि हॉस्पिटलों में भी तो जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन, तो क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही क्या कर लेती है, क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और एक विषैली गैस क्या बनाती है, फॉस्जिन। तुरंत क्रिया करती है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया करके क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत, और एक विषैली गैस बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्जिन गैस, जो हानिकारक है। तो इसकी एक तुरंत ऑक्सीकृत ना हो ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो इसकी अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में C2H5OH यानी एथेनॉल मिला दिया जाता है। अब आपको पता होगा कि एथेनॉल उत्प्रेरक का कार्य है जो इसकी अभिक्रिया की गति को क्या करेगा, कम करेगा और फॉस्जिन गैस बनने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिला करके क्यों रखा जाता है, कुछ मात्रा एथेनॉल की क्यों मिलाई जाती है। तो ये लिखेंगे कि तुरंत जैसे ही वायु के संपर्क में आती है ऑक्सीजन से स्वतः ही क्रिया करके क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली गैस क्या बनाती है, फॉस्जिन। तो इसकी अभिक्रिया की वेग गति क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी ये ऑक्सीकृत ना हो, इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वतः ही उत्प्रेरक का कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। अब यहाँ पर कोई और उत्प्रेरक नहीं, जो उत्पाद बना है वो ही किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, और रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस तरह के उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक, यानी उत्पाद ही खुद ही स्वयं ही किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे। जैसे एथिल एसीटेट CH3COC2H5 वाटर से भी क्रिया करी तो क्या बन गया, CH3COH एसिटिक एसिड और एथेनॉल। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। एसिटिक एसिड ही उत्प्रेरक का कार्य करके इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक और है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, उत्प्रेरक क्या होते हैं, अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े, धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतः उत्प्रेरक। आगे के जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको ये सब कुछ अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है और आपको होमवर्क में यही करना है कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। और उसमें तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा एथेनॉल या एथिल अल्कोहल की क्यों मिलाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की क्यों मिला करके रखी जाती है, क्यों मिलाई जाती है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।